मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल में हम लोग पढ़ लिए थे अक्षांश रेखा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, इन सब पे हम लोग विशेष चर्चा कर लेते हैं, इनको पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? देशांतर रेखाएं। आइए देखिए, जो अक्षांश रेखा हम लोग पढ़े थे पूरा क्लियर हो चुका था। उसमें से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बार बार प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन इस पे अंततः लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। देशांतर रेखा से क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार बार घुमा घुमा पूछता है उसमें से। आइए देखते हैं देशांतर रेखाएं। कौन सा? देशांतर। देशांतर रेखाएं। इसको बस ये लिखे, देशांतर रेखा। आइए हम देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करते हैं कि देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। जैसे कि ये आपका ग्लोब हो गया, ये ग्लोब हो गया। ग्लोब में हम लोग पढ़ लेते, हम लोग ग्लोब में देख लिए थे कि ये जो बीचों बीच से रेखा जा रही है, इसको हम पढ़ लेते जीरो अक्षांश रेखा। जीरो अक्षांश रेखा, इसको हम पढ़ लिए थे जीरो अक्षांश रेखा। इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है ना। अब हम लोग को पढ़ना इसमें देशांतर रेखा है। हमको क्या पढ़ना इसमें? देशांतर रेखा। तो आइए देखते हैं हम लोग देशांतर रेखा। ये बीचों बीच से, ये क्या है? इसको जीरो देशांतर या प्रधान रेखा, यानी कि इसको जीरो देशांतर रेखा या प्रधान रेखा भी कहा जाता है। क्योंकि इसकी एक कहानी है, जैसे कि ये जीरो देशांतर रेखा या प्रधान रेखा है, यहां से समय का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। यहां से समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि लंदन के बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है। लंदन के ग्रीनविच एक शहर है, वहां के बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है। वहीं से निर्धारण होता है कि पृथ्वी का कौन सा ईस्ट भाग है और कौन सा वेस्ट भाग है। वहीं से निर्धारण किया जाता है कि पृथ्वी का कौन सा पूर्वी भाग है और कौन सा पश्चिमी भाग है। ये हो गया। फिर यहां से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। जैसे हम जीरो देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय में क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी समय बढ़ेगा। और देशांतर रेखा से हम पश्चिम में जाएंगे तो समय में क्या होगी? कमी होगी। यानी कि समय उसमें क्या होगा? समय में कमी होगी, यानी समय कम होगा। जैसे कि ये मान लीजिए, ये क्या है? ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, है ना। यानी कि देशांतर रेखा से पूर्व में जाएंगे तो समय में वृद्धि होगी और देशांतर रेखा से पश्चिम में जाएंगे तो समय में क्या होगी? कमी होगी। आइए इसको हम देखते हैं। पहली बात, देशांतर रेखा हम लोग पढ़ते क्यों है? देशांतर रेखा पढ़ते क्यों? अभी आप लोगों को बताया, देशांतर रेखाओं से हम इस देशांतर रेखाओं द्वारा समय या स्थिति का हम लोग क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं।
देशांतर रेखाओं द्वारा समय या स्थिति का निर्धारण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे कि यानी देशांतर रेखाओं द्वारा हम किसी भी समय या स्थिति का निर्धारण करते हैं। फिर क्वेश्चन आ गया अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखाओं द्वारा हम लोग क्या करते थे, तापमान ज्ञात करते थे। यानी कि अक्षांश रेखाओं द्वारा हम लोग तापमान ज्ञात करते थे। यानी कि विषुवत रेखा से मान लीजिए हम ऊपर जाते हैं, यानी कि ध्रुव उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी होती है। फिर विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आएंगे तो तापमान में भी कमी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा तापमान कहां पे पाया जाएगा, विषुवत रेखा पे पाया जाएगा। आया समझ में। तो देशांतर रेखा से हम लोग क्या करते हैं, समय या स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो देखिए ये देशांतर रेखा है, ये सभी क्या है, ये देशांतर रेखा है। तो ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किया जाता है, ये समझ में आ गया आप लोगों का। अब हम लोग देखते हैं जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि देखिए दो देशांतर रेखाएं या क्रमागत, दो देशांतर रेखाएं या क्रमागत यानी कि 1 2 3 ऐसे करके क्रमागत रेखाएं होती हैं, उनकी बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। बीच की दूरी कितनी होती है, उनकी बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है ना। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। जैसे कि मान लीजिए इसकी बीच की दूरी, फिर इसकी बीच की दूरी, फिर इसकी बीच की दूरी, यानी कि ये बीच की दूरी क्या होती है, 111.32 किलोमीटर। अब देखिए ये 32 किलोमीटर होती कहाँ है। जैसे कि मान लीजिए देशांतर रेखा ऐसे है ना कहीं, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव में, ये मान लीजिए ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। यानी कि उत्तरी ध्रुव में जाकर क्या हो जा रही है, एक बिंदु पे हो जा रही है, यानी कि 90 डिग्री पे हो जा रही है। और दक्षिण ध्रुव में भी क्या हो जा रही है, एक बिंदु पे हो जा रही है। यानी कि ये दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये हो गया उत्तरी ध्रुव, है ना। यानी कि ये जो 111.32 किलोमीटर है, ये देखिए जब ये हम ध्रुवों से एकदम विषुवत ध्रुवों से, अगर जो ध्रुवों से हम विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो ये दूरी कितनी हो जाती है, 111.32 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि ध्रुवों पे इसकी दूरी क्या है, कम है, लेकिन विषुवत रेखा के नजदीक इसकी दूरी क्या है, अधिक है। यानी कि यहां से हम यहां आएंगे, ये वाली जो दूरी है, ये वाली यहां तक आएंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी, 111.32 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन जो ही हम यहाँ पे आएंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये दूरी कम हो जाएगी। उसमें अक्षांश रेखा में हम लोग पढ़े थे कि ये दूरी हर जगह क्या होती है, समान होती है। उसमें कितना था, 111 किलोमीटर था, लेकिन इसमें क्या है, 111.32 किलोमीटर है। अब जैसे कि इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर हो गया, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो देशांतर रेखा बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग गोरे। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं, है ना। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम लोग, गोरे कहते हैं। यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग कटिबंध पढ़ते हैं, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली बात ये है, जैसे कि मान लीजिए ये शून्य अक्षांश रेखा है, ये शून्य अक्षांश रेखा ये हो गई, और ये 0 देशांतर रेखा है। ये क्या है, 0 देशांतर रेखा है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करते हैं, काटती हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करते हैं, काटती है। तो इसको हम ये भी देख लेते कि ये काटती कहाँ है, ये काटती कहाँ है। तो ये काटती हमारे अटलांटिक महासागर में। कहाँ काटते एक दूसरे को, अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में।
कहाँ काटते हैं एक दूसरे को, यानी कि जीरो देशांतर रेखा और जीरो अक्षांश रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, अटलांटिक महासागर में। अब थोड़ा सा हम इनकी संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि इनकी संख्या क्या होती है। मान लीजिए हम पृथ्वी को काटकर ऐसा बना दिए, पृथ्वी हो गई, ये बीचों बीच की ये हो गया जीरो देशांतर रेखा हो गई, ये क्या हो गई, जीरो देशांतर हो गया, ये जीरो देशांतर हो गया, ये 180 इधर हो गया और 180 इधर हो गया, है ना, 180 यानी कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, डाट डाट करते करते 180 पहुंच गया। फिर यानी कि ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, यानी फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाट डाट करके 180 ये भी हो गया। तो देखिए 180 और 180 यानी कि 180 ये हो गया और 180 ये हो गया ना, तो टोटल कितना हो गया, 360, टोटल कितना हो गया, 360, यानी कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360, यानी कि ये देशांतर रेखा संख्या हो गया, देशांतर रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या, है ना, यानी कि देशांतर रेखाओं की संख्या क्यों कितनी होगी, 360। लेकिन कभी कभी ये होता है जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कभी कभी ये जो 180 अंश ईस्ट है और 180 अंश वेस्ट है ना, ये क्या, जब पृथ्वी गोल होती थी, ये पृथ्वी क्या है, गोल है, तो ये तो एक ही रेखा हो गया ना, ये तो एक ही रेखा हो गया ना, तो जो पृथ्वी गोल हो जाती है एक ही रेखा हो जाती है। लेकिन ये जो जीरो अक्षांश रेखा है, ये जीरो देशांतर रेखा है, कहीं कहीं इसको भी जोड़कर यानी कि 361 कर दिया जाता है। मान लीजिए 180 ये हो गया और प्लस 180 ये हो गया और प्लस 1 हो गया, यानी कि जीरो देशांतर रेखा, तो कितना हो गया, 361। लेकिन ये क्या है, ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है, यानी कि 180 इधर और 180 इधर, क्योंकि ये एक ही रेखा है, एक ही, अगर मान लीजिए एक ही रेखा है तो इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं तभी भी 360 हो जाता है, यानी कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ये जो मान लीजिए ये देखिए अभी जो हम लोग समझे कि जो देशांतर रेखाएं हैं ये मतलब पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती हैं, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो कहां से गुजरती है, ये देखिए लंदन से, लंदन के कहां से, ग्रीनविच, कौन सा है, ग्रीनविच शहर है। अब ये बताइए लंदन कहाँ है, तो लंदन कहाँ है, यूके में है, कहाँ है, यूके में है, यानी कि जो जीरो देशांतर रेखा है कहां से गुजर रही है, जीरो देशांतर रेखा यानी कि लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब थोड़ा सा इसमें हम समय का ध्यान देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जीरो देशांतर रेखा है, ये हो गया ईस्ट हो गया और ये हो गया वेस्ट। तो देखिए अभी मैं बताया भी हूं कि ग्रीनविच से यानी कि प्रधान रेखा से अगर जो हम पूर्व की ओर जाएंगे, प्रधान रेखा से पूर्व की ओर जाएंगे, समय में क्या होगी, वृद्धि होगी, समय में क्या होगी, वृद्धि होगी, और प्रधान रेखा से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय में क्या होगी, कमी होगी। नोट कर लीजिएगा, इसमें नोट में लिख लीजिएगा, लिखना का है लिख लीजिएगा, आप लोग सुन लीजिए एक बार और सेंटेंस सुन लीजिए कि जीरो देशांतर रेखा से अगर हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, जीरो देशांतर रेखा से हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी, समय में क्या होगी, वृद्धि होगी, और जीरो देशांतर रेखा से पश्चिम में जाएंगे तो समय में क्या होगी, कमी होगी।
समय में क्या होगी, कमी होगी। इसीलिए ना कहा जाता है कि लंदन के समय से भारत का समय कितना घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कितना, 5.5 घंटा क्या है, आगे है। लंदन के समय से भारत का समय कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। आइए थोड़ा सा समय को देखते हैं कि एक्चुअली में मतलब समय कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई। देखिए पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। पृथ्वी क्या करती है, 2 प्रकार की गति करती है। पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। अब कौन कौन सी गति करती है, एक करते घूर्णन गति। कौन सी, एक घूर्णन गति और एक करते परिक्रमण गति। एक क्या होता है, परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। एक क्या होती है, परिक्रमण गति, एक घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होता है, क्योंकि घूर्णन गति का यहाँ पे उपयोग है इसलिए मैं बता दे रहा हूं शॉर्टकट में। घूर्णन गति होती क्या है, घूर्णन गति जब पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाएगी तो उसको क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। और जब वही पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाती है, यानी जब अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाएगी तो कितना घूमेगी, 360 अंश। कितना घूमेगी, 360 अंश। लेकिन परिक्रमण गति वो होता है कि जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। और घूर्णन गति जब पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाती है तो उससे क्या कहते हैं, घूर्णन गति। या इसी को कहते हैं, या इसी को दैनिक गति भी कहते हैं, है ना। इसी को दैनिक गति भी कहते हैं। आया समझ में, परिक्रमण गति क्या होता है और घूर्णन गति क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। क्योंकि मेरा मैथ तो नहीं है, शिवानंद सर का मैथ है, क्योंकि मैथ काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अब इसमें देखते हैं हम कहाँ तक समझा पाते हैं आप लोग को। जैसे देखिए यहाँ पे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, तो कितने अंश का कोण बनाती है, मतलब जब एक चक्कर लगाती है तो 360 घूर्णन गति करती है। क्या करती है, लगाती है तो 360 क्या करती है, घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति करती, आया समझ में। यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाएगी तो 360 घूर्णन गति करेगी। तो हम इसको एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। यानी कि एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना। ये तो सभी लोग जानते हैं, छोटा बच्चा जानता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसको हम थोड़ा सा बदलते हैं, तो देखिए ये हो गया 360, क्योंकि हम दिन का निकालेंगे यानी कि समय अंतराल के निकालेंगे। 360 ये हो गया 24 गुणे 60। इसको हम अब देखते हैं कि एक अंश में कितना, मतलब एक अंश में कितना मिनट ये समय लगाती है। एक अंश में कितना मिनट समय लगाती है, काट लीजिए। 6 0 से 0 6 के 36 और 6 चौको 24। यानी कि क्या हो गया, ये हो गया एक अंश और ये हो गया 4 मिनट। है समझ में।
ये हो गया 1 अंश और 4 मिनट। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 मिनट 1 अंश घूमने में पृथ्वी कितना समय लगाती है? 4 मिनट का। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 अंश घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लगाती है। कितना समय लगती है? 1 अंश में 4 मिनट घूमने का समय लगाती है। अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो 60 मिनट घूमने में कितने अंश का समय लगाएगी? ये भी तो है ना, 1 अंश घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लगाती है 1 अंश घूमने में। तो अगर जो हम निकाले कि 60 मिनट में कितने अंश का समय लगेगी, अर्थात हम 1 घंटे का निकालेंगे। अरे 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना, तो अर्थात हम 1 घंटे का निकालेंगे। तो 60 मिनट घूमने में 60 मिनट घूमने में देखिए 60 मिनट घूमने में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम अब निकालेंगे घंटे का। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो हम निकालेंगे 1 गुणे 60/4। 4 मिनट निकाल लिए ना, तो 1 गुणे 60/4 तो कितना हो गया? 15। यानी कि कितना हो गया? 15 अंश। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बना कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने अंश घूमेगी? पृथ्वी 1 घंटे में कितने अंश जाएगी? यानी कि 15 अंश। पृथ्वी 1 घंटे में कितने अंश घूमेगी? 15 अंश। आया समझ में? पृथ्वी 1 घंटे में 15 अंश घूमेगी, यानी कि 60 मिनट बराबर क्या हो गया? 1 घंटा हो गया। और 1 घंटा बराबर कितना हो गया? 15 अंश हो गया। आया समझ में? आता अब देखते हैं पृथ्वी। अब थोड़ा सा हम भारत का मानक समय निकालते हैं। क्योंकि भारत का मानक समय निकालते हैं तो भारत का जैसे 1 अंश बराबर कितना हो गया? 4 मिनट हो गया। 4 मिनट हो गया। 1 अंश बराबर 4 मिनट। हम लोग जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से, भारत के इलाहाबाद के मिर्जापुर से, पहले तो नहीं देता था, भारत के इलाहाबाद के यानी कि यूपी राज्य के इलाहाबाद के मिर्जापुर से ये मानक समय रेखा निर्धारित की गई है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसको अलग पॉइंट में बताएंगे कि भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो भारत का मानक समय रेखा क्या है? भारत का मानक समय रेखा कितना है? कितना है? मानक समय रेखा 82.5 अंश। कितना है? 82.5 अंश। इसको हम ज्ञात करते हैं। तो 82.5 अंश तो हम ज्ञात करेंगे 82.5 अंश गुणे 4 मिनट। 82.5 अंश गुणे 4 मिनट। इसको हम थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ाएंगे तो सही के, अब इसको भिन्न के रूप में लिख दें। 2 दूना 4 और दूना 16, यानी कि 165/2 कितना हो गया? 165/2 गुणे 4। 2 दूना 4, अब गुणा कर लीजिए। 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 13 का 3 और 2 कन्ने 2 1 3, यानी कि कितना हो गया? 330 हो गया। 330 हो गया। अब इसको हम घंटा में बदल लेते हैं। 330 को क्या करेंगे? अब घंटा में बदलेंगे। चूंकि अंश में था, मिनट में था, अंश में था, मिनट में था, अब आ गया ये मिनट में। कितना हो गया? 330 मिनट हो गया। अब इसको हम घंटा में बदल लेते हैं। तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? घंटा में बदलने के लिए 300 घंटा में बदलने के लिए हम 330 में क्या कर देंगे? 60 से भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया। 5 छक्के 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, यानी कि कितना हो गया? 5.5। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 5 सही 1/2। आया समझ में? 5 से 1/2 लिख सकते हैं ना। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है। अब यहां पर समझिए
कि यानी कि जो ये लंदन है, ये लंदन है, यहाँ पर लंदन है ना, लंदन। अब भारत कितने कहाँ पर है? भारत आपके ग्रीनविच से क्या है? पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में। यानी कि हमारे कहने का तात्पर्य है कि जब यहां से हम इधर जाएंगे, पूर्व तरफ जाएंगे, यानी कि भारत तरफ जाएंगे, तो भारत के कितना मतलब लंदन से कितना समय आगे हो जाएगा? 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। आया ना यहाँ पे निकल के? कितना समय हो जाएगा? 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं, 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। यानी कि जितने मतलब भारत ये ग्रीनविच से जितने कंट्री यानी जितने देश इधर पड़ेंगे सभी क्या है? 1 2 3 मतलब ऐसे ऐसे करते करते सभी में समय में क्या होगा? परिवर्तन होगा। वहीं पे भारत को ले लेंगे तो 5.5 घंटा क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर आएंगे तो समय में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यही कारण है, यही कारण है कि हम लोग पृथ्वी ग्रीनविच से समय का निर्धारण करते हैं। आया समझ में आ गया कि ये कैसे समय को निकाला जाता है। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे, आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और दमदार क्वेश्चन इसमें बनते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।